जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूं यूपी टेट 2026 के लिए साइंस का एक नया मॉक टेस्ट। सेट नंबर 1 है। 30 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे आपके यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो क्लास है वो डेली 12 बजे मैं अपलोड क्या करूँगा, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का प्रश्न क्या कहा गया। ध्वनि की चाल ध्वनि की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है, आपको बताना है। तो ध्वनि जो होती है ये आपकी यांत्रिक तरंग है। और ध्वनि की सर्वाधिक चाल जो होती है ना वो ठोस में होती है। ठीक है, और ध्वनि की चाल जो है वो माध्यम के घनत्व और प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होगी, आपका ऑप्शन सी ठोस में ज़्यादा होती है। ठीक है, ध्यान रखना। और मैं आपको बता दूं, ध्वनि कभी भी वैक्यूम में नहीं चल सकती है। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछेगा कि अंतरिक्ष में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो अंतरिक्ष में वैक्यूम होता है, निर्वात होता है, और वहाँ पे ध्वनि की जो स्पीड होती है वो 0 होती है। ठीक है, याद रखना। दोस्तों, ध्वनि की हम बात करें, अगर पूछा जाए ध्वनि की तीव्रता का मात्रा क्या है, तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है डेसिबल। तो ये ध्यान रखना, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है। इसका सही आंसर क्या होगा, ध्वनि की अधिकतम चाल इस्पात में होती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो हॉर्स पावर जो है ना, ये पावर की यूनिट है, यानी कि शक्ति यानी सामर्थ्य की यूनिट है। तो एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। ठीक है, 746 वाट। अगला प्रश्न, दाब का एसआई मात्रा क्या है। तो दाब का एसआई मात्रा क्या होता है, आपको याद है काफ़ी। इसका सही आंसर होगा, दाब का एसआई मात्रा होता है पास्कल। पास्कल। दाब क्या होता है, तो बल बटे क्षेत्रफल। किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है उसको दाब कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, पास्कल इसकी यूनिट है। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है न्यूटन। न्यूटन जो है ना, ये किसकी बल का मात्रक होता है, फोर्स का मात्रक है। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न, फ्यूज तार की मुख्य विशेषता क्या होनी चाहिए। तो फ्यूज तार जो होता है ना, ये सर्किट में लगाया जाता है। हमारे जो इलेक्ट्रिक लाइन होती है उसमें शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए लगाया जाता है। फ्यूज तार की सबसे खास बात क्या है कि ये हाई रेजिस्टेंस होता है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। तो सही जवाब क्या होगा आपका, हाई रेजिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट, अर्थात उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। ध्यान रखना, फ्यूज तार। और फ्यूज तार लेड और टिन की मिश्र धातु का बना होता है। तो ये भी आप ध्यान रखना, किसका बना होता है, लेड और टिन, पीबी और टिन का बना होता है, एसएन। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मरीचिका का बनना किस घटना का उदाहरण है। तो दोस्तों, रेगिस्तान में जो मिरेज बनती है ना, वो बनती है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो और आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ये रेगिस्तान में जो मरीचिका बनती है, मरीचिका एक प्रकार का भ्रम होता है। ठीक है, एक प्रकार का भ्रम होता है। तो ये आप याद रखना। हीरे का चमकना भी जो है, हीरे का चमकना, ये भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का उदाहरण है। क्लियर, याद रखिएगा। ऑप्शन बी मरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न, पेंसिल को पानी में डुबोने पर उसका टेढ़ा दिखाई देना ये किस कारण होता है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपके आ चुका है। इसका सही आंसर होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन आप याद रखिएगा। पेंसिल को पानी में डुबोने में वो टेढ़ी दिखाई देती है। कभी कभी आपने देखा होगा तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, टिमटिमाते हुए, या तारों का टिमटिमाना, तो वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अगर आप किसी बाल्टी में कोई सिक्का डालो और सिक्का अपनी वास्तविक गहराई से ऊंचा उठाई देगा, तो वो भी कौन सी घटना का उदाहरण है, तो अपवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये आपका एक परमाणु है। परमाणु के बीचों बीच में होता है नाभिक, और नाभिक में अंदर होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभिक के अंदर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो आपको बताना कि नाभिक में कौन से कण हैं, तो आप बताएंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक में होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि परमाणु के नाभिक की जो त्रिज्या है वो कितनी होती है, तो 10 की पावर 15 माइनस के 15 मीटर, उसको बोलते हैं फर्मी। तो ये आप ध्यान रखना, नाभिक की जो रेडियस है वो कितनी है, तो 10⁻⁻15 मीटर होती है। क्लियर, याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछता है। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। अच्छा, परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, तो 10 की पावर -10 मीटर होती है। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न, कपड़े धोने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है। तो कपड़े धोने का जो सोडा होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 × 10H2O, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन
ए सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, कपड़े धोने का सोडा या जिसको वॉशिंग सोडा कहा जाता है। अगला प्रश्न, अच्छा यहाँ लिखा गया सोडियम बाई कार्बोनेट, इसको बोलते हैं खाने का सोडा। तो कभी क्वेश्चन आए कि खाने का सोडे का सूत्र क्या है, तो आप बताएंगे NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। अगला प्रश्न, हंसाने वाली गैस कौन सी है, तो आपको कई बार पढ़ा चुके हैं। लाफिंग गैस जो होती है वो नाइट्रस ऑक्साइड होती है, N2O होती है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो लोहे पर जो जंग लगना है ये आपकी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है और ये ऑक्सीकरण होता है इसमें, ठीक है, याद रखिएगा। तो लोहे पर जंग लगना ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और मैं आपको बता दूं, जब भी लोहे पे जंग लगता है तो उसमें लोहे का भार बढ़ जाता है, भार बढ़ जाएगा लेकिन लोहा खोखला हो जाएगा, ये भी आप ध्यान रखना। और लोहे को रस्टिंग से बचाने के लिए उसके ऊपर किसका कोट किया जाता है, तो जिंक का कोट किया जाता है, ठीक है, जिंक जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, याद रखना। तो लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न, सोने को घोलने के लिए मिश्रण अम्लराज का उपयोग किया जाता है, इसका संगठन क्या है, तो अम्लराज जो होता है ना, ये 3 आयतन तो HCl अम्ल होता है और 1 आयतन जो होता है इसमें HNO3 होता है। तो इन दोनों का रेशियो आप याद रखना, 3:1 का रेशियो होगा और HCl और HNO3 दो अम्ल होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, HCl और HNO3, ठीक है। अगला प्रश्न, क्या कहा गया, पेंसिल की लेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, दोस्तों कच्ची पेंसिल आपने देखी होगी, तो पेंसिल की लेड जो उसकी नोक होती है वो ग्रेफाइट की होती है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है ना ये एलोट्रोप्स होता है, और किसका एलोट्रोप है ग्रेफाइट, तो ये कार्बन का एलोट्रोप है, तो ध्यान रखना, कार्बन का अपर रूप है ग्रेफाइट, ठीक है, आपसे पूछा जाता है। और ये विद्युत का सुचालक होता है, गुड कंडक्टर होता है, क्लियर, याद रखना। तो पेंसिल की लेड में ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण अर्थात फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, दोस्तों मानव के शरीर में जो हमारे ब्लड को फिल्टर करता है वो है हमारा किडनी, किडनी में होता है, वृक्क में होता है, ठीक है, ध्यान रखना। और हमारे किडनी में होते हैं नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के द्वारा हमारा जो ब्लड है वो फिल्टर होता है, और ब्लड से जो हमारे अमोनिया के उत्पाद होते हैं, जो यूरिया होता है या जो भी अपशिष्ट चीज़ें होती हैं उनको ये छान के बाहर कर देता है, और यूरिन के रास्ते ये सब चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। तो मानव की किडनी में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, याद रखना, आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। चलिए अगला प्रश्न, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, तो दोस्तों यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, सही जवाब होगा ओ निगेटिव। ओ निगेटिव जो है ये यूनिवर्सल डोनर होता है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, नो एंटीजन, ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव में कोई एंटीजन नहीं होता, ठीक है, याद रखना। और मैं आपको बता दूं यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा होता है, तो AB+ यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, सर्वग्राही होता है, और ओ निगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है। अगला प्रश्न, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए मुख्य रूप से कौन सा तत्व आवश्यक है, तो दोस्तों हड्डियों और दांतों के लिए 2 मेन चीज़ें होती हैं, एक होता है कैल्शियम और एक होता है फास्फोरस, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, कैल्शियम और फास्फोरस। दोस्तों अगर कभी क्वेश्चन आए कि ओडोंटोलॉजी क्या होता है, तो आप याद रखना, ओडोंटोलॉजी द स्टडी ऑफ टीथ, दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है, आप याद रखना। और दांतों के सब ऊपरी परत क्या किसकी होती है, वो होती है इनेमल की, ठीक है, इनेमल कैल्शियम फास्फेट होता है, और मानव के शरीर में सबसे कठोर भाग है इनेमल, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न, लार या सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो मानव की जो सलाइवा होती है उसमें कौन सा एंजाइम होता है, सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, टाइलिन, और टाइलिन एंजाइम को बोलते हैं एमाइलेज, ठीक है, एमाइलेज एंजाइम। और इसका सबसे अच्छा उपयोग क्या है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको माल्टोज शर्करा में तोड़ देता है, ठीक है, याद रखना, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है टाइलिन एंजाइम। और मैं आपको बता दूं मानव लार का पीएच मान कितना होता है, 6.8 होता है, 6.8। और मानव के शरीर में कितनी लार ग्रंथि होती हैं, तो 3 पेयर होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि मानव में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी है, या तो आप बताएंगे 3 जोड़ी या आप सिंपली कहें 6 होती है, ठीक है। तो लार में कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कहाँ होती है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है कान में, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, कान में। और मैं बता दूं सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, मानव की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो आपकी जांग में होती है, थाई में होती है, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न, पीलिया, पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो पीलिया जो स्थिति है इसमें क्या होता है कि आपके रक्त में जब बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाए तो पीलिया हो जाता है, और ये यकृत का होता है, लीवर, इसमें लीवर डैमेज हो जाता है आपका,
ठीक है, याद रखना। लीवर के बारे में मैं बात करूं तो मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। लीवर से यूरिया का निर्माण होता है, ठीक है, याद रखना। और लीवर मैक्सिमम रीजनरेटिव पावर भी रखता है, ठीक है, याद रखना। सबसे ज़्यादा पुनर्योजन क्षमता किस अंग की है, तो लीवर की होती है, क्लियर, याद रखना। तो जॉन्डिस जो होता है ये लीवर का रोग है। अगला प्रश्न, पौधे में बौनेपन को किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। दोस्तों जो पौधे बौने हो जाते हैं तो वो एक हार्मोन होता है जिसका नाम है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन की से ही पौधे जो होते हैं उनकी, अगर जिब्रेलिन हार्मोन की कमी हो जाए तो पौधे का विकास रुक जाता है। तो हमसे बताना कि पौधे का बौनापन किसके उपचार से नियंत्रित किया जा सकता है, वो है आपका जिब्रेलिन अम्ल। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। जिब्रेलिन पादप हार्मोन है जो कोशिका विस्तार को बढ़ावा देता है। अगर जिब्रेलिन हार्मोन किसी पौधे में कम हो जाए तो ये पौधे की वृद्धि रुक जाएगी और पौधा जो होगा बोना हो जाता है, उसकी लंबाई नहीं बढ़ती है, ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों अगर कभी क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में कि डेंड्रोलॉजी क्या होता है, डेंड्रोलॉजी ये आपसे पूछ सकता है, डेंड्रोलॉजी तो पौधों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है, ठीक है, डेंड्रोलॉजी पौधों का अध्ययन, क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, आलू, आलू का खाने योग्य भाग क्या है। तो दोस्तों आलू जो होता है ना किसका एग्जाम्पल है, तो आलू होता है स्टेम होता है, तने का उदाहरण होता है। देखो तना और रूट में दो अंतर आप कॉमनली आप याद रखना। देखो रूट, कभी आप रूट को मानो नोड और इंटर नोड से, नोड और इंटर नोड, ये दो चीज़ें आपने अगर डिफाइन कर ली तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी सब्जी रूट के अंतर्गत आएगी और कौन सी आपकी स्टेम में आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ऑनियन है, ऑनियन, तो ऑनियन रूट है या स्टेम है, तो आप कैसे बताएंगे, जिस भी सब्जी में आपको आँख बनती दिखाई दे, पोरी बनती दिखाई दे, जिसको बोलते हैं इंटर नोड, नोड और इंटर नोड। तो प्याज में आपने देखा होगा रखी रखी उसमें नोड फूट जाते हैं और वो उसकी कली खिलने लगती है ऊपर, है ना। ऐसे ही आपने देखा होगा आलू, पोटैटो, पोटैटो में भी आपने देखा नोड या इंटर नोड निकलने आते हैं, है ना। और आपने देखा होगा लहसुन, अदरक भी देखा होगा तो अदरक भी रखा रखा जो है वो बढ़ने लगता है। हल्दी आपने देखी होगी, हल्दी भी फूट जाती है, उसमें पोरी निकलने लगती हैं। लेकिन कभी आपने अगर कैरेट देखा होगा, गाजर, तो गाजर में कभी भी नोड या इंटर नोड नहीं मिलते, है ना। मूली देखी होगी आपने, चुकंदर देखा होगा, तो ये वो सब्जी हैं जिनमें नोड नहीं मिलते, तो ये जड़ में होंगी। तो तने की सबसे खास बात क्या होती है कि इसमें नोड और इंटर नोड पाए जाते हैं, ठीक है, नोड और इंटर नोड। तो इनको आसान शब्दों में समझो कि जिस सब्जी में आँख बनती दिख रही है, आँख बनती दिख रही है, वो आपका तने का उदाहरण है, ठीक है, पोरी बनती है। तो आलू जो है ये तने का उदाहरण है, स्टेम, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, मशरूम को वैज्ञानिक रूप में किस वर्ग में रखा जाता है। दोस्तों मशरूम की अगर हम बात करें तो मशरूम को हम रखते हैं फंजाई में, कवक के रूप में रखते हैं। मशरूम एक ऐसा कवक है जो हम खा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं सामान्यतः जो मशरूम होते हैं वो सफ़ेद कलर के होते हैं। और इसमें सफ़ेद कलर होने का कारण क्या है कि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, नो क्लोरोफिल इन मशरूम। तो कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मशरूम स्वयपोषी होते हैं तो आप बताएंगे नहीं, मशरूम जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप नहीं होते, ठीक है, ये हेटरोट्रॉप होते हैं, विषमपोषी होते हैं। अब विषमपोषी का मतलब क्या है कि ये अपना खाना दूसरों से लेते हैं, सड़े गले चीज स्थानों पर ये उगते हैं, वहाँ से ये सेप्रोफाइट की तरह मतलब अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो मशरूम के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, जब क्लोरोफिल नहीं है तो इनमें फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो नहीं देखी जाती है। तो आप ध्यान रखना कि मशरूम में क्लोरोफिल नहीं होता, इसीलिए इनका जो कलर है वो सफ़ेद होता है। अगर क्लोरोफिल होता तो इनका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता। तो मशरूम जो है फंजाई में रखे गए हैं, ठीक है, याद रखना। दोस्तों यहाँ लिखा गया है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो है ना इसको मैं आपको बता दूं पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, ठीक है, एम्फीबियन और प्लांट किंगडम उभयचर कहा गया है। ब्रायोफाइटा में वे पौधे आते हैं जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं, क्लियर, याद रखना, आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न, पौधों में बाष्पोत्सर्जन अर्थात ट्रांसपीरेशन की दर को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों पौधों में जो बाष्पोत्सर्जन होता है वो मापते हैं पोटोमीटर से, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, पोटोमीटर, ठीक है। पानी के उड़ने की गति को इस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, क्लियर। और मैं आपको बता दूं पौधों में जो बाष्पोत्सर्जन होता है वो पत्तियों में भी होता है, और पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको बोलते हैं स्टोमेटा, स्टोमेटा कहा जाता है, ठीक है, याद रखना, रंध्र जिसको कहा जाता है, रंध्र, हिंदी में रंध्र बोलते हैं इसको। चलिए अगला प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। तो दुनिया का लार्जेस्ट फ्लावर है आपका रेफ्लेसिया ऑर्नोल्डी, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और ये सुमात्रा के जंगलों में पाया जाता है और ये मैं आपको बता दूं एक परजीवी पौधा है, ठीक है, ध्यान रखना। और सबसे छोटा अगर पूछे तो स्मॉलेस्ट फ्लावर है बोल्फिया,
दुनिया का सबसे छोटा फ्लावर बुल्फिया है और सबसे बड़ा रेफलेसिया है। अगर कभी क्वेश्चन आए फ्लोरिकल्चर क्या होता है, तो फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, फ्लोरिकल्चर। क्लियर, याद रखना। दालें किस पादप कुल से प्राप्त होती हैं, तो दालों का जो फैमिली है उसको बोलते हैं लेगुमिनोसी, लेगुमिनोसी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। दालों का जो कुल है वनस्पति विज्ञान में उसको लेगुमिनेसी कहा जाता है, आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है। ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो दलहनी पौधे होते हैं ना, दलहनी पौधे क्यों लगाने चाहिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखो, पौधों के लिए सबसे प्राइमरी जो पोषक तत्व हैं वो है NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ये 3 तत्व मूलभूत पोषक तत्व माने जाते हैं पौधों के लिए। अगर एक की भी कमी हो गई तो हमारे जो पौधे या कोई भी फसल है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। अब पौधों की लिए सबसे मेन जो प्राइमरी पोषक तत्व है नाइट्रोजन। दलहनी पौधे जो होते हैं इनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया रहता है जो है, जिसका नाम क्या है, वो है आपका राइजोबियम। राइजोबियम एक जीवाणु है और ये जीवाणु क्या काम करता है, ये हमारे वायुमंडल से नाइट्रोजन को अवशोषित करेगा। ठीक है, नाइट्रोजन को अवशोषित करेगा और ये किस में कन्वर्ट कर देगा, नाइट्रेट में। और ये नाइट्रेट फिर किस में छोड़ देगा, मिट्टी में। तो पौधों जो दलहनी पौधे होते हैं इनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडल से नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेता है और नाइट्रोजन अवशोषित करके उसको बदल देता है नाइट्रेट में, और ये नाइट्रेट फिर मिट्टी में चली जाती है और जिसका सेवन पौधे अपने पोषक तत्व के रूप में करते हैं। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया बहुत उपयोगी होता है हमारे फसलों के लिए। इसीलिए आपने देखा होगा खेतों के चारों ओर कभी कभी जो अरहर के पौधे होते हैं वो लगा दिया जाता है, ढैंचा लगा दिया जाता है ना। तो मतलब कोई ना कोई दलहनी जो फसल होती है वो चारों ओर पौधे के रोप दी जाती है जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता रहे। ठीक है, ध्यान रखना। तो आपसे पूछा गया था दलहनी पौधों का जो कुल है वो है लेग्यूमिनोसी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं, तो दोस्तों जो फूड चेन होती है इसमें जो शाकाहारी होते हैं ना वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है, याद रखना। और मैं आपको बता दूं खाद्य श्रृंखला में जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या होता है, तो वो होता है सन, सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो दोस्तों चिपको आंदोलन एक पर्यावरण संरक्षण आंदोलन है जिसमें पेड़ों को कटाने से बचाने के लिए लोग जो है चिपक जाते थे। और ये जो चिपको आंदोलन था ये गढ़वाल क्षेत्र में शुरू हुआ था, गढ़वाल क्षेत्र में। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र में। अब तो भारत में आंदोलन करना भी मुश्किल है, अगर आप आंदोलन करेंगे किसी गलत चीज़ को लेके तो आप खुद देशद्रोही या पाकिस्तान से संबंधी आतंकवादी घोषित कर दिए जाएंगे। तो पहले लोग क्या काम करते थे, पर्यावरण को बचाने के लिए अगर पेड़ काटे जाएंगे तो वो पेड़ों से चिपक जाते थे कि पेड़ों को काटने से पहले हमको काटिए, पहले पेड़ नहीं होंगे तो हम नहीं बच पाएंगे। लेकिन ये बात कोई हमारी सरकार को भी बता दे, जो अडानी से पेड़ कटवाए जाते हैं आज के, उसको बचाने की जिम्मेदारी प्रत्येक भारतीय नागरिक की होती है। चलो क्वेश्चन भी लौटता हूँ। चिपको आंदोलन की बात कर रहे थे तो गढ़वाल क्षेत्र में ये शुरू किया गया था और 1974 में शुरू हुआ था। एक गांव था गढ़वाल में चमोली ज़िले में जिसका नाम था रैनी। तो चमोली ज़िले के रैनी गांव में सुंदरलाल बहुगुणा, गोरा देवी, बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे, चंडी प्रसाद भट्ट थे। तो ये जो आंदोलन था वो वन संरक्षण को लेके था। सही जवाब होगा पेड़ बचाओ आंदोलन था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। कब शुरू हुआ था, तो 1974 में गढ़वाल क्षेत्र में। गांव का नाम है रैनी गांव और ये चमोली जिले से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न, जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये कब मनाया जाता है, तो ये अभी मनाया गया था आपका 22 मई को। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आप याद रखना। क्या आप बता सकते हैं बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था, ये कई बार एग्जाम में आता है आपके। बायोडाइवर्सिटी जो शब्द है वो किसके द्वारा गढ़ा गया था, तो मैं आपको बता दूं एक पर्यावरणविद थे जिनका नाम था वाल्टर मॉर्गन। तो वाल्टर मॉर्गन के द्वारा ये दिया गया था। ठीक है, याद रखना। वाल्टर रेजन है या मॉर्गन है, एक बार इसको देख लेना, वाल्टर रेजिन है या मॉर्गन है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। वाल्टर मॉर्गन, चलिए मैं बताऊंगा अगली क्लास में कभी। तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। काजीरंगा के बाद एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, मानस असम में है आपका। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। मानस एक नदी का नाम है, नदी के नाम पर यह बनाया गया है। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है और मानस, और ये एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो आप सभी जानते हैं सूर्य का प्रकाश जो है ये हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। क्लियर, याद रखना, आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न, क्या कहा गया, अम्ल वर्षा किन गैसों के वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण होती है। दोस्तों एसिड रेन की अगर हम बात करें तो इसमें 2 गैस मेन होती हैं, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड होती है और एक होती है आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड।
तो इसमें दो चीज़ें मेन हैं आपकी, एक तो SO2 और एक आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो हम सबको बताना है कि कौन सी गैस होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगर पूछे कि अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल आता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल आता है और HNO3 नाइट्रिक अम्ल आता है। ठीक है, अम्ल वर्षा के कारण जो ताजमहल का रंग है वो पीला होता जा रहा है। हमारे वायुमंडल में बहुत सारी प्रदूषित गैसें इसमें आपको देखने को मिलेंगी, जिससे हमारे जो वायुमंडल है उसमें गैसों की सांद्रता बढ़ जाती है और ये गैसें फिर बरसात के साथ पानी के साथ घुल के सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल के रूप में धरती पर आती हैं, जिससे नुकसान करती हैं हमारी फसलों को भी और जो ताजमहल है उसको भी। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। 30 प्रश्नों का अभ्यास मैंने आपको कराया। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे नए मॉक टेस्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।